बात करते हैं एक डिफरेंट यूनिक अप्रोच की कि भाई बीमारियों को कैसे देखें, क्या है बीमारी। चार्ल्स डार्विन ने बोला था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ये बिल्कुल सही है, इनकी कहीं गलती नहीं है। इनका मानना ये था जो स्पीशीज अडेप्ट करके अपने इन्वायरमेंटल चेंजेस को वो ही सर्वाइव करी, नहीं तो बाकी स्पीशीज लुप्त हो गई। क्या होता है अडेप्टेशन? अडेप्टेशन इस बेसिक अडेप्टिव फिजियोलॉजी क्या होती है, इस बारे में हम लोग ज़्यादा पढ़ाते नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करते। देखिए, जैसे आप कभी गुरुद्वारे जाइए, वहाँ पे मार्बल बहुत गर्म होता है, किसी भी गुरुद्वारे जाएं आप, तो शुरू में आप पैर रखोगे, आपके पैर जलते हैं, बट 2 4 5 स्टेप के बाद, थोड़ी देर बाद आप उसको एक्लेमेटाइज कर जाते हो, अडेप्ट कर लेते हो, फिर आराम से चल पाते हो। सिमिलरली जब गिटार बजाते हो, जिम में एक्सरसाइज करते हो, तो आपको कैलस डेवलप हो जाते हैं जहाँ बार बार फ्रिक्शन होता है। स्किन अपने आप को बचाना चाहती है इस कैलस को, बट आप इस कैलस को ही बीमारी मान लो तो कि भाई मेरे को ये कैलस ठीक करने हैं। लेकिन जैसे ही आप ये काम करना छोड़ते हो, गिटार बजाना छोड़ते हो, जिम करना छोड़ते हो, ये कैलस ठीक भी हो जाते हैं। सिमिलरली हाई एल्टीट्यूड पे लोगों में आप देखोगे कितने लाल गुलाल चेहरे दिखते हैं, वो इसलिए क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, लद्दाख वगैरह में हाई एल्टीट्यूड्स पे। तो वहाँ पे पॉलीसाइथीमिया होता है, इसे कहता है हाई एल्टीट्यूड पॉली, मतलब उनकी आरबीसी जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है, इसीलिए उनको पॉलीसाइथीमिया होता है। लेकिन अगर आप इस अडेप्टेशन को ही, डिस ईज को ही, यानी आप ईज पे हो तो आप ईज पे हो, इस डिस ईज को ही अगर आप बीमारी मान लो तो बिल्कुल यही बात है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम अडाप्ट करते किस बेसिस पे, अडाप्ट कौन करवाते हैं हमारी बॉडी। तो यहाँ कॉन्सेप्ट आता है डॉक्टर हैनीमन जो होम्योपैथी के फाउंडर थे, वहां कॉन्सेप्ट आता है वाइटल फोर्स का। और यही कॉन्सेप्ट है जो ऑल्टरनेटिव थेरेपीज को, मैं वैसे इस शब्द के अगेंस्ट हूँ, जिस दिन ये ऑल्टरनेटिव थेरेपीज फर्स्ट लाइन ऑफ मेडिसिन बन जाएगी ना, उस दिन इस देश से, इस समाज से, इस दुनिया से बीमारियों का जो लोड है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे वो कम हो जाएगा। आयुर्वेद में देखिए आप, बुद्धिज्म में देख लिए, बुद्धिस्ट मेडिसिन में देख लिए, यूनानी में देख लीजिए, सिद्धा में देख लीजिए, पंचकर्मा में देख लीजिए, और होम्योपैथी तो नाम दिया ही है, हमारी तो फिलॉसफी पढ़ाई जाती है हमारे मेडिकल कॉलेज करिकुलम में। तो ये वाइटल फोर्स ही हमें अडाप्ट करती है, ये सेल्फ हीलिंग है, ये अपनी बीमारियों खुद हील कर सकती है। और जब ये एक सेंट्रल कमांड की तरह काम करती है जो सभी सेल्स को सिग्नल देती है कि उनको कैसे एक ऑर्केस्ट्रा में हारमोनियसली एक मधुर ध्वनि बजानी है या हेल्दीली जीना है। बट अगर ये ऑर्केस्ट्रा में कुछ डिस्टर्बेंस आ जाए सेंट्रल कमांड में, तो हमारे जितने ऑर्केस्ट्रा के प्लेयर्स हैं अलग अलग म्यूजिक बजाने लगेंगे, तो वो मधुर ध्वनि की जगह एक नॉइस, सुर की जगह शोर बन जाएगा, और फिर बीमारियों का स्टार्ट हो। तो यही वाइटल फोर्स हमें अडेप्ट करने को अलाउ करती है, यही अडेप्टेशन रहती है। और भगवत गीता का भी यही मानना है, डॉक्टर बैच का भी यही मानना है। तो भगवत गीता में तो लिखा है ना, अध्याय 2 में 26 श्लोक है, जैसे इसमें लिखा है, किंतु यदि तुम ये सोचते हो कि आत्मा, और ब्रैक्ट में कृष्ण जी ने स्पेशली लिखा है, अथवा जीवन का लक्ष्य, यानी कि यही आत्मा, आप इसको जो मर्जी नाम दो, वाइटल फोर्स, आत्मा, यही जीवन का लक्ष्य है। और डॉक्टर हैनेमैन ने यही बताया, पढ़ाया है हमें कि जब ये वाइटल फोर्स अडेप्ट करती है तो कुछ सिग्नल्स देती है, कुछ सिम्टम्स देती है, कुछ इंडिकेशंस देती है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो यानी टेस्ट करके पता चले, या सब्जेक्टिव हो यानी हमें महसूस हो। इन्हीं सिम्टम का लेखा जोखा हम बीमारी की एक पिक्चर बनाते हैं होम्योपैथ्स, और फिर उसी के बेसिस पे हम दवाई का चुनाव करते हैं। बट अगर हम इन वाइटल फोर्स की इन लैंग्वेज को दबाई दें दवाइयों से, मतलब समझे ही ना उस सिम्टम को, जो वो एक लैंग्वेज हमें बता रही है वाइटल फोर्स अडाप्ट करके कि भाई इस वजह से मुझे बीमारी, हम कॉज को ना समझ के रिजल्ट पे ओरिएंट कर दे। जैसे हमारे क्लिनिक में बहुत लोग आते हैं, ओबेसिटी तो यार आम बात है, क्या बड़ी बात होगी, फैटी लिवर हाँ ग्रेड 2 तो सबका ही है, तो ग्रेड 2 है तो ग्रेड 4 तक वेट कर रहे हैं हम लोग। डायबिटीज है बट मैं दवाई ले रहा हूँ, हाँ कंट्रोल में है, 6.57 लेके घूम रहे होते हैं HB1AC, फिर भी बोलते हैं हाँ कंट्रोल में है दवाई से। ये जो कंट्रोल है सिंड्रोम है ना, कंट्रोल में है दवाई खा के, ये सिंड्रोम हमारे समाज को मतलब जहन्नुम में ले जा रहा है या नरक की तरफ ले जा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर है, दवाई खा रहा हूँ, कंट्रोल है, कभी कभी बढ़ जाता है जब गुस्सा आता है। और कोलेस्ट्रॉल हाई है, इसके लिए भी मैं दवाई खा रहा हूँ खून पतला करने की, और स्टोरवास एटसेट्रा। तो दिन में 15-20 गोली खा के जिंदगी जी रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी अच्छी जिंदगी है, ठीक है। अब यही अडेप्टेशन है कि हमारे एजिंग होगी, बाल सफ़ेद भी होंगे, बट हम स्पेशली हमारी वुमेन, हमारा लेडीज समाज कितने आसानी से हर हफ्ते, कई बार हर महीने तो कलर करना आम बात होगी। और फिर जब उनको ब्रेस्ट कैंसर डेवलप होता है तो बोलते हैं मेरी ही किस्मत खराब थी,
उनको ये गलतियां नहीं समझ आती जो लॉन्ग टर्म में वो करते जा रहे हैं, जो म्यूटेशंस वो देते जा रहे हैं। हेयर कलर में बेंजीन होता है जो कि नॉन म्यूटेजन है, म्यूटेशन पैदा करता है। तो आपने देखा भी होगा जब कुछ लोगों के जहाँ पे कलर लगाते हैं वहाँ व्हाइट ल्यूकोडर्मा पैचेस आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ के मेलानोसाइट में न्यूक्लियर डैमेज हो गया और उसने अपना जो है स्किन कलर खो दिया है। अब अगर मैं बोलूँ जो ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है आपकी डायबिटीज को कंट्रोल करने के, वो एक्चुअली ट्रीटमेंट नहीं है, वो आपको मार रहा है, मौत की तरफ ले जा रहा है। आपके कान खड़े हो जाएंगे, बहुत से आपके फिजिशियंस डॉक्टर्स मेरे अगेंस्ट हो जाएंगे इसे सुनने के बाद, बट मैं इसको प्रूव करूंगा। सुनिए कैसे। देखिए आप लोग, जो बीमारी है, बीमारी को जो वाइटल फोर्स की लैंग्वेज थी उसको आपने दबा दिया। आपकी जितनी भी दवाइयां हैं वो बीमारी के प्रोडक्ट यानी रिजल्ट के ऊपर ओरिएंटेड है, यानी हाई ब्लड शुगर को कम करने की दवाइयां हमें दी जा रही है। कोई भी आप वीडोग्लिप्टिन ले लीजिए, मेटफॉर्मिन ले लीजिए, जितने इंसुलिन ले लीजिए, लेकिन किसी का भी ध्यान या एम इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने पे नहीं है। तभी लोग दवाइयां खाते 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 भी किडनी डैमेज में जा रहे हैं, दवाइयां खाते 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 भी इन स्पाइट ऑफ देयर शुगर बीइंग इन कंट्रोल स्ट्रोक आता है, उनको हार्ट डिजीज होती है, उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, मोटापा भी बढ़ता जाता है। लेकिन इस पे हम कहाँ ध्यान दे रहे हैं? कौन इस बात पे ध्यान देता है? एक दवाई से शुरू करते हैं, दूसरी, तीसरी, चौथी, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे 8-8, 10-10 दवाइयां सब खा रहे होते हैं। बिजनेस तो यही है ना हमारा फिर फार्मा का। तो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस पे ध्यान क्यों ना दिया जाए? और सेकेंडरली ये तो आपका ध्यान हो गया, उसके अलावा WHO का पेज है, इसमें आपकी पैंडी जो रोज आप लोग खाते हो, गैस की गोली, शुगर कम करने की गोली, साथ में बीपी कम करने, स्पेशली टेल्मिसार्टन सॉल्ट्स, टेल्मा 40 के नाम से आप इन सब में नॉन कार्सिनोजेनिक इम्प्यूरिटीज मिली है और FDA ने ये वार्निंग साइंस दे दी है और ये ऑफिशियल WHO पेज पे लिखित है जो आपके सामने है। अब बात ये समझ लें कि 20 साल पहले होता क्या है, दवाई तो आपकी शुरू होती है लेकिन दवाई डायबिटीज इमीडिएटली डेवलप नहीं होती। 20 साल पहले क्या होता है, ईयर 1 में क्या होता है, जब आपकी शुगर और इंसुलिन दोनों नॉर्मल रेंज में है, तब आप बिल्कुल हेल्दी जी रहे हो। बट आपकी गलतियां शुरू होती है, जो मैंने बताई 7 कॉज ऑफ इंसुलिन, आप वो गलतियां करते रहते हो, बट बॉडी फिर भी अडाप्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि हाई ब्लड शुगर रहना हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो अडाप्टेशन शुरू होता है। अडाप्टेशन का क्या तरीका है वाइटल फोर्स का? वाइटल फोर्स बोलती है इसकी इंसुलिन बढ़ा देते हैं, ताकि वो इंसुलिन रिसेप्टर्स पे जाके लगे और इसकी ग्लूकोज जो ये ज़्यादा खा रहे हैं अंदर सेल्स में भेजे और बर्न करे। साल 15 तक ये इंसुलिन और बढ़ जाती है, बट शुगर अभी भी नॉर्मल है। जो आप खुश होते हो ना, मेरी शुगर हमेशा नॉर्मल आती है, क्लिनिक पे आके बहुत लोग बोलते हैं मैंने शुगर करे बिल्कुल नॉर्मल है। होंगे ओबीस, बीपी की भी दवाई खा रहे होंगे, 100 किलो 120 किलो लेके वेट घूम रहे हैं, बट शुगर कंट्रोल है जी। ठीक है जी। फिर आता है एक टाइम जब इंसुलिन अपनी रेंज तोड़ देती है। अब यहीं पे इंसुलिन की जो रेंज है गलत है। 22 की जो रेंज दी गई है वो ठीक है, वो बिल्कुल कि भाई आप लैब के हिसाब से समझो, मगर अगर आपको इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम को रिवर्स करना है तो मेरी जो लिमिट पर्सनली मैं क्लिनिक पे फॉलो कर रहा हूँ 10 से ऊपर इंसुलिन आपका कभी भी नहीं जाना चाहिए। 10, आप 10 के पास उस पॉइंट ऑफ रिटर्न पे रहते हो। 10 से 15 से रिटर्न तो खैर 25 से भी किया जा सकता है। इवन डायबिटीज लोगों की भी हमने दवाइयां छुड़वाई हैं, फ्रैंक डायबिटीज की, अभी केस स्टडी हम करेंगे। लेकिन ऐसे इंसुलिन रेजिस्टेंस जब 25 पार करते हैं तब जाके शुगर बढ़ती है, यानी कि 20 साल से आप बीमारी को पाल रहे थे। ये वही दीमक, वही टाइम बम है जो हमने पहले बात की। अब आप समझे कैसे हमें अडेप्टेशन को समझना चाहिए, अडेप्टेशन के रूपी डिजीजेस को समझना चाहिए, तब आप इसको, इस फंक्शनल इलनेस को रिवर्स कर पाओगे। ये हमारे क्लिनिक पे आमतौर पे ये केसेस आते हैं। देखिए आप पढ़ लीजिए खुद ही, कितनी दवाइयां, पहले तो 12-15 तो दवाइयां होगी। चलो, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस है जी, हाइपरटेंशन है, डायबिटिक न्यूरोपैथी भी है, डायबिटिक रेटिनोपैथी भी है, पेरिफेरल न्यूराइटिस भी है, और जो है फॉलो अप केस है CVA, सेरिब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट का, जहां थैलेमिक ब्लीड हुआ था, यानी लकवा भी इनको मार गया। एज है 73, अभी PPBS यहाँ कट गया, ये अभी भी 186 थी इनकी। अब ये मेरे पास आई लाइकन प्लेनस को लेके, इनके स्किन डॉक्टर ने डायग्नोस किया इन सब के बाद कि इनको, तभी यहाँ देख लिखा है बीटाडीन गार्गल्स इनको बोले गए। इनके मुंह में ल्यूकोप्लेकिया, जो कि एक प्री कैंसरस कंडीशन है, ल्यूकोप्लेकिया, साथ में लाइकन प्लेनस के लिए ये मेरे क्लिनिक आए। और फिर इन्होंने छोड़ दिया जब मैंने इनको बोला, क्योंकि मैं तो साफ बोलने वाला डॉक्टर हूँ। ये बोलते भाई हम तो स्टेप ले नहीं सकते, बीच में ये चले गए। 3-4 महीने इन्होंने स्किन डॉक्टर्स के पास इलाज किया, बट रिजल्ट नहीं मिले उनको। फिर ये दोबारा मेरे पास है, मैंने फिर वही बात बोली, बट अभी अप्रिशिएट तो इनकी फैमिली करेगी, तभी हम इसको ठीक कर पाएंगे।
बट जब तक आप इस मेटाबॉलिक सिंड्रोम में रहेंगे, कैसे आपके मुंह के अंदर की लाइनिंग के नए सेल्स अच्छी क्वालिटी के होंगे, कैसे आप ये प्री कैंसरस कंडीशन जो ल्यूकोप्लेकिया एक रिवर्स कर पाओगे। तो लोग यही समझते हैं बस दवाई दे दो, पॉपिंग द पिल एटीट्यूड है और ठीक कर दो, ऐसे कैसे होगा। और भगवान ना करे वैसे अगर हम इनको ठीक ना कर पाए तो ये आज नहीं कुछ साल बाद कैंसर डेवलप कर जाएंगे और फिर हम सोचते हैं कि कैंसर। अब आप समझ पा रहे हो कैसे एक डिजीज एवोल्यूट करती है। ये एक दूसरा केस है, ये एक केस आया था हमारे पास, एडमिटेड थे ये। अब इसमें पढ़ लीजिए, नॉन एसटी वेव एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। बीमारियों के नाम तो अब गिनते जाओ, अनीमिया भी है, रीनल डिसफंक्शन भी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। अब यहाँ क्या लिखा है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। अगर हम इसी पॉइंट पे रिवर्स करना शुरू कर दे बीमारी को तो ये चीजें डेवलप नहीं होंगी। अगेन वही बात आ गई ना, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से हमें ये स्लाइड को अब आप बेहतर नजरिए से देख पा रहे होंगे। अब सवाल ये उठता है, अडेप्टेशन तो बीमारी है मान लिया हमने, लेकिन ह्यूमन स्पीशीज अडेप्ट करी क्यों इंसुलिन रेजिस्टेंस को पाने के लिए। ये तो नुकसानदेह है, फिर भी करिए अडेप्ट। एक्चुअली नुकसानदेह नहीं है, ये मैंने एक किताब पढ़ी थी, सर्वाइवल ऑफ द सिकेस्ट। डॉक्टर शैरोन माइलम जो है ये पीएचडी हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी में, और ये न्यूरोजेनेटिक्स और इन्वायरमेंटल मेडिसिन पे काम कर रहे हैं, सॉरी एवोल्यूशनरी मेडिसिन नॉट एनवायरमेंट। तो इस किताब के मुताबिक ये लिखा गया है कि हिस्टोरिकली हमारा, जब आप समाज देखो आज से 100 साल पहले से पुरानी हिस्ट्री देख लो, मेडिकल ह्यूमन एवोल्यूशन की पूरी हिस्ट्री में आप देखोगे, कभी सूखा पड़ता था, कभी अच्छी फसल होती थी, कभी बारिश सही आ गई, कभी नहीं आई, कभी कैलामिटी आ गए, भूकंप आ गए, कभी सुनामी आ गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। आइस एज भी आई थी अगर बहुत हजारों साल पहले चले जाएं तो हम लोग एक रेगुलर इंटरवल पे चल रहे थे जहां अच्छी फसल होती थी और सूखा पड़ता, यानी फास्टिंग और फीस्टिंग का बैलेंस बना हुआ था। तो जब फीस्टिंग होती थी हम खूब खा के इंसुलिन बढ़ाते थे और स्टोर कर लेते थे, जब नहीं होती थी वो इंसुलिन की मात्रा खुद ब खुद गिर जाती थी, बैलेंस बन रहा था। वी ह्यूमंस वर नेवर ए फ्रीक्वेंट ईटर्स थ्रू आउट ह्यूमन एवोल्यूशन। आप देख लीजिए, हमने कभी भी इतनी बार खाना नहीं खाया जितना आज खा रहे हैं। जब हंटर गैदरर्स थे कभी शिकार मिला, कभी तो हफ्ते निकल जाते थे वो कंदमूल खा के थोड़ा बहुत पेट भर के जी रहे थे। फिर हिस्ट्री आई आज से 50 साल पहले तक, जब भी हमारी फसल हमारे हाथ में नहीं थी तब तक। फिर आया ग्रीन रेवोल्यूशन, फिर हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स लेके आने लग गए। अगेन यहाँ कंट्रोवर्सी उठेगी कि वीट तो जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं, ये हम एक वीडियो में प्रूव कर चुके हैं आपको। ये आया, ठीक है, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन कर लिया, हमने हंगर को खत्म तो कर लिया, लेकिन आज की डेट में 3 बार तो हम नॉर्मल खाना खाते हैं, उसके बाद 2-3 बार हमें चाय चाहिए, और चाय के साथ भी मट्ठी और रस और पता नहीं क्या क्या स्नैक्स हम लोग खाते हैं। फिर हमारे बच्चे, उनके हाथ में कोई ना कोई मीठी ड्रिंक्स चाहिए। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि कैसे हम फ्रीक्वेंट ईटिंग की वजह से अपने आप को मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ, कैलोरी सरप्लस की तरफ ढकेल रहे हैं। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एक बुक लिखी है, वहाँ प्रिंटेड है, कैसे ह्यूमंस ने मेटाबॉलिक सिंड्रोम को पाने के लिए एवोल्यूट किया थ्रू, अगेन अनदर क्लिनिकल न्यूट्रिशन में छपा रिसर्च पेपर। इन्होंने क्या किया, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी की द ग्रेट चाइनीज फैमिन की, जो 1959 से 62 में हुआ था। इन्होंने देखा कि उस समय जो बच्चे फैमिन ग्रस्त एरिया में रहे थे, बाद में उन्हीं को जाके मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज मिली, और भी सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट एटसेट्रा। और ये स्टडी ये प्रूव करती है कि जो बच्चे बचपन में नहीं थे उस फैमिन में रहे, उनकी बॉडी ऐसे अडाप्ट नहीं करी। होता क्या है ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्चुअली सेलुलर लेवल पे या बॉडी में होता क्या है, जब भी आप कुछ भी खाते हो कार्बोहाइड्रेट जिसमें होता है वो बॉडी में ग्लूकोज की तरह जाता है, और इमीडिएटली उसको बैलेंस पचाने के लिए हमारी बॉडी, हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन सेक्रीट करता है। अब इस बात को पल्ले बांध लीजिएगा, इंसुलिन इज ए फैट स्टोरिंग हार्मोन, और जब हम खाना नहीं खाते, हमें खाना नहीं मिलता, तो ये इंसुलिन की मात्रा घट जाती है। एक और हार्मोन निकलता है हमारे पैंक्रियास से, ग्लूकागन कहते हैं, विच इज ए फैट बर्निंग हार्मोन। अब ये पहला ग्राफ ये आपकी आज की ईटिंग हैबिट्स को दिखा रहा है। ये हमने डिनर किया, डिनर के बाद आजकल तो वो भी नहीं, फिर आइसक्रीम खाते हैं ना हम लोग, उसके बाद हम थोड़ी देर सो गए तो यहाँ थोड़ा सा इंसुलिन घटा और फैट बर्निंग में गए। सुबह नाश्ता, चाय, फिर लंच, फिर इवनिंग स्नैक्स, फिर डिनर, और उसके बाद की आइसक्रीम। ये आज का मतलब पूरा दिन हम फैट स्टोरिंग हाई इंसुलिन स्टेट में ही रह रहे हैं। अब उसके बाद आपके पूर्वजों का ग्राफ आ गया, जिनको कभी खाना मिला कभी नहीं मिला, तो जो ग्रीन जोन में इंसुलिन घट गई,
और फिर लंबे लंबे फास्टिंग जैसे मैं करता हूँ हर एकादशी पे 24 घंटे या उससे लंबा 36 घंटे का फास्ट। उसमें क्या होता है, आप जानबूझ के फैमिन क्रिएट करते हो अपनी बॉडी में, जो अडेप्टेशन हुई है उसे अंडू करते हो, तो आपका इंसुलिन बहुत लंबे टाइम तक लो रहता है, आप फैट अपनी बॉडी का बर्न कर देते हो। अब ह्यूमंस आज की डेट में एक ऐसे फैमिन के लिए खा रहे हैं जो कभी आया ही नहीं, ना आएगा। हम पहले 1 से 2 मील ले रहे थे, अब 6 से 8 मील लेते हैं डेली अगर देखा जाए तो। इसीलिए कैलोरी सरप्लस है और हम एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एक ओबेसिटी, एक डायबिटीज एपिडेमिक के थ्रू जा रहे हैं, जो बढ़ता ही जाएगा। और हमारे समाज में कैंसर के केसेस भी उसी अनुपात में, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट के, स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के केसेस उसी अनुपात में बढ़ेंगे। और उसकी एज भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम 5 या 7 साल की उम्र से ही शुरू कर रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे ही ओबीस हो गए, तभी डायबिटीज जो पहले 40 साल में आता था, अब 20 साल में, 22 साल में आने लग गया। तो सबसे बड़ा जो झूठ हम लोगों ने, हमारी कंपनियों ने बेचा है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, और यही आपका ब्रेकफास्ट हम खरीद रहे हैं। और इसीलिए सुबह सुबह ही हम इंसुलिन की इतनी स्पाइकिंग कर देते हैं कि सारा दिन हम हाई इंसुलिन स्टेट में मोटापे को इकट्ठा करते जा रहे हैं। बॉडी में एक्चुअली क्या होता है, ये इंसुलिन कैसे, जब भी हम कुछ खा रहे हैं वो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में। ये डाइजेस्टिव सिस्टम से हमारा ग्लूकोज आ गया, ये इससे हमारी बॉडी के मसल्स, हमारे फैट सेल्स, हमारे ब्रेन सेल्स इसी ग्लूकोज को यूज करते हैं, काम करते हैं। इसीलिए यूनिडायरेक्शनल यहाँ पे एरोज हैं। लेकिन एक ये एरो आप देख रहे हैं, ये बाई डायरेक्शनल है। हमारी बॉडी में एक तिजोरी है, जो भी हम एक्सेसिव ग्लूकोज खाएंगे ना, इस जो एडाप्टेशन के लिए, ये एडाप्टेशन के पीछे का जो तिजोरी है ना, जो फैमिन के लिए तैयारी करनी है, वो है लिवर। तो ये जब भी हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज खाते हैं, इंसुलिन पैंक्रियास से निकलता है, ये ग्लाइकोजेनेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट करता है, यानी इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर लेता है फैट में और हमें देता है फैटी लिवर। यानी कि जो नाम है ना फैटी लिवर, वो फैट से नहीं आया, घी तो हम हजारों साल से खा रहे हैं, वो चीनी से आया। आपको ग्लूकोज को कम करना है, फैट आप खा सकते हो। और जब हम नहीं खाते तो ये तिजोरी खाली होती है, यानी कि फास्टिंग करते हैं तब, तो हमारी पैंक्रियाज ग्लूकागन सेक्रीट करते हैं, तब एक नई प्रक्रिया चालू होती है, इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। यानी कि यही ग्लाइकोजन जो ट्राइग्लिसराइड है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, यही टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और फिर हमारी बॉडी उसको यूज करती है, हमारे मसल्स उसी से काम करते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि हमारी सिर्फ एक कैलोरी सरप्लस डाइट हमें फैटी लिवर भी दे रही है। यही चीज लिवर की तिजोरी जब भर जाती है तो यही ट्राइग्लिसराइड हमारे ब्लड में आके हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। इसी की वजह से हमारे को एंडोथीलियल यानी हमारी धमनियों में, ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन होती है, जिससे क्लॉट बनता है, जिससे स्ट्रोक होता है, जिससे हार्ट अटैक होता है। और इसी से इंसुलिन की रेजिस्टेंस, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा है तो डायबिटीज़ होती। यानी कि अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डॉक्टरों के पास जाने की जगह, अगर आप प्रोत्साहन प्रोग्राम की गाइडलाइंस को फॉलो कर लो सिर्फ, तो आप यहीं पे बीमारियों की जड़ को ही खत्म कर लो। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, जो आपकी फेवरेट है चाय, अगर उसको कन्वर्ट कर लो तो आपकी कैलोरीज कितनी कम हो जाए। सिमिलरली आइसक्रीम, तभी शायद जो दुनिया की सबसे बड़ी आइसक्रीम कंपनी है बास्किन रॉबिन्स से, मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ मेरे बहुत से वीडियो में, इनके ओनर्स ने अपने सारे शेयर बेच के खुद ये वीगन रेवोल्यूशन लीड कर रहे हैं। इन्होंने एक जगह ले ली है, खुद की सब्जियां खुद उगा रहे हैं, और ये वीगन डाइट खुद भी करते हैं, औरों को भी। डॉक्टर डॉक्टर तो नहीं, ओशन रॉबिन्स एंड जॉन रॉबिन्स आप सर्च करोगे, आप गूगल करोगे, इनके बारे में बहुत कुछ आपको मिल जाए, कई किताबें भी इन्होंने लिख दी। अब आपको समझ आया कहाँ आपकी बीमारी शुरू हुई थी, कहाँ जाके आपको दवाई की जरूरत पड़ी, और कैसे उस दवाई को छोड़ना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक लॉक एंड की मैकेनिज्म फॉलो करता है। इंसुलिन के सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, जहां ये इंसुलिन रूपी चाबी जाके लगती है, तब ये ग्लूकोज का चैनल खुलता है और हमारे ब्लड से ग्लूकोज हमारे सेल्स में जाता है। बट अगर ये चैनल ना खुले तो यही ग्लूकोज हमारे ब्लड में घूमता रहता है और फिर हमें डायबिटीज देता है, जिसको हम ब्लड टेस्ट से टेस्ट करते हैं। कैसे ओबिसिटी भी इसका कारण बनता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। ये एक फैट सेल है, इमेजिन कीजिए, इसके ऊपर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, सॉरी इंसुलिन रिसेप्टर लगा हुआ है, जहाँ पे आके ये इंसुलिन अटैच होती है। अब जब हम, हमारे सेल का साइज बड़ा होता है तो इस इंसुलिन रिसेप्टर की शेप भी बड़ी हो जाती है, यानी कि जो ताला था उसकी चाबी तो वही रही, लेकिन उसकी शेप चेंज कर दी हमने, तो वो चाबी उसमें अटैच ही नहीं हो पा रही, अब वो ताला खुलेगा ही नहीं। सिमिलरली सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जो ये रिसेप्टर है ना, ये हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ती। अब जैसे हम इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक कुर्सी से प्यार करने लगते हैं, बैठे रहते हैं, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग,
तो ये रिसेप्टर की संख्या कम होती रहती है, बॉडी इसको नहीं मेंटेन करती। तभी आपने सुना है कि इंसुलिन लगाने के बाद, इंस्पाइट ऑफ हाई इंसुलिन, जो मैंने अभी बात की कि इंसुलिन बढ़ता है, तब भी हमें शुगर होती। जितनी मर्जी इंसुलिन लगा लो आप, जब तक ये रिसेप्टर की संख्या को नहीं बढ़ाओगे, आप किसी की डायबिटीज को रिवर्स नहीं कर सकते। कैसे बढ़ाते हैं इसको? एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, यानी मसल्स को ट्रेन करके। तभी मैं कहता हूँ डायबिटीज के लिए वॉकिंग में टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और अपने मसल्स को स्टिमुलेट कीजिए ताकि ये रिसेप्टर बढ़े। जहां जिसने इस डायग्राम को समझ लिया ना, उसने अपनी डायबिटीज को रिवर्स करना समझ लिया। अब एक मिथ आता है, आप सोचते हैं मेरे माँ बाप को डायबिटीज़ है, मेरे दादा को डायबिटीज़ है, मेरे पेरेंट्स में भाई को डायबिटीज़, तो मुझे भी होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। यहाँ पे फील्ड आता है एपिजेनेटिक्स का, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की। 100 बात की एक बात, आपकी आदतें आपकी फ्यूचर जनरेशन का डीएनए यानी टीलोमेयर शॉर्टनिंग की जो बात की थी मैंने, वहाँ पे काम करती है। बीमारी के पैदा करने वाले जीन्स को स्विच ऑन करती है या ऑफ करती है, ये सब आपके ऊपर निर्भर है, आपका प्रेजेंट भी और आपकी आने वाली जनरेशन्स का फ्यूचर भी। अब इसको, इस थकी हुई जिंदगी से, गुलामी की जिंदगी से कैसे हम आज़ादी की जिंदगी की तरफ जाएं? जो हमने अडाप्टेशन समझा, इसको अनडू करना है। कैसे करना है? एक तो ये फ्रक्टोस, हाई सुक्रोलोस, प्रोसेस्ड फूड, जो हमने कैलोरी सरप्लस की बात की, वो कम करना है। साथ में इंसुलिन रिसेप्टर्स को बढ़ाना है।